आप सभी को नमस्कार। पहला स्वागत है आप सभी का जीके सरकारी में। तो आज जानेंगे हम लोग आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के बारे में। तो इनमें सरकार ने कुछ चेंजेस किए हैं और इनको वर्तमान में नए रूप में सरकार लेके आई है और उन कानूनों के बारे में सरकार ने उनको कानूनी रूप दिया है जिनका पहले उल्लेख नहीं था, और क्या चेंजेस यहाँ पर सरकार के द्वारा किए गए हैं वो हम लोग जानेंगे। और पहले इनको हम लोग किस नाम से जानते थे वह भी हम लोग जानेंगे। चलिए तो जानते हैं आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के बारे में, जो आने वाले जितने भी आपके स्टेट पीसीएस की परीक्षाएं हैं उनके लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है ये। चलिए देखते हैं। तो भारत में जो आपराधिक कानून है वो आपके भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत क्या है संचालित होते थे अभी तक। तो भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इनके तहत जो भारत में आपराधिक कानून है ये संचालित होते थे इनके तहत। और जो पहले थे इनको हम लोग इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 और 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के नाम से इनको हम लोग जानते थे। वर्तमान में इनके नाम रख दिए गए हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 के नाम से इनको जानते हैं। चलिए देखते हैं कब कब इनको राज्यसभा और लोकसभा ने पारित किया और कब इनको राष्ट्रपति द्वारा सहमति मिलने का इसको अधिसूचित किया गया। और 1 जुलाई 2024 से जो नए आपराधिक कानून है ये देश में लागू हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो वर्तमान में इनको भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 के नाम से इनको लोग जानते हैं। अब जानते हैं इसमें क्या बदलाव किए गए हैं। इन आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में सरकार द्वारा क्या बदलाव किया गया है। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 की। तो भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी को रिप्लेस करेगी और इसमें पहले की 511 धाराओं के स्थान पर अब 356 धाराएं होंगी। तो पहले इसमें 511 धाराएं थी, अब वर्तमान में कितनी रह गई, इसमें 356 धाराएं वर्तमान में इसमें रह गई हैं। और 175 धाराओं में बदलाव किया गया है, 8 नई धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं और 22 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। तो वर्तमान में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से आईपीसी, सीआरपीसी को और एविडेंस एक्ट को में बदलाव किया गया सरकार ने, और वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार कानून में बदलाव करके जो है जिनको अभी तक कानूनी मान्यता नहीं थी उनको दे दी गई है। चलिए देखते हैं आगे। नंबर 2 है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो ये सीआरपीसी को रिप्लेस करेगी और इसमें अब 533 धाराएं रहेंगी। इसमें कितनी, 533, और 160 धाराओं को बदल दिया गया है और 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 9 धाराओं को निरस्त कर दिया गया। 9 नई जोड़ी हैं और 9 को निरस्त भी कर दिया गया है। तो वर्तमान में जो काम की नहीं है उनको हटा दिया गया है और जो नई जोड़ी गई है तो उनको वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से इसमें जोड़ा गया है। अगला है आपका भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 जो एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा। इसमें पहले की 167 धाराओं के स्थान पर अब 170 धाराएं होंगी। 23 धाराओं में बदलाव किया गया है, एक नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। तो इसमें 167 धाराएं थी पहले, अब वर्तमान में बढ़कर कितनी होगी, 170 हो गई है। 23 धाराओं में बदलाव किया गया है, एक नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। अगला देखते हैं। तो हाल ही में बनाए गए 3 आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे देश में। ये कब से, 1 जुलाई 2024 से इनको लागू कर दिया जाएगा। तो देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूल बदलाव हेतु 3 कानून बनाए गए हैं। ये विधान है भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो यह कानून पहले के आपराधिक कानूनों अर्थात भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेंगे। अब बात करते हैं भारतीय कानून के हिसाब से। तो विधि एवं न्याय मंत्रालय आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ शीर्षक सम्मेलन का अभी हाल ही में आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में इसका आयोजन किया गया था, जहां पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, भारत के अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमनी, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और भारत सरकार के गृह सचिव अजय कुमार भल्ला यहां पर शामिल हुए थे। भारतीय दंड संहिता 1860 को निरस्त
निरस्त करने के लिए 3 नए विधेयक अर्थात भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को निरस्त करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को निरस्त करने के लिए भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023, इसको लोकसभा में 20 दिसंबर 2023 को पारित किया गया। तो ये जो नए आपराधिक कानून है इनको 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा से पारित किया गया और जबकि 21 दिसंबर 2023 को इनको राज्यसभा से पारित किया गया। तो 20 दिसंबर को आपका लोकसभा से और 21 दिसंबर को इनको राज्यसभा से पारित कर दिया गया था। तो जो आने वाली आपकी स्टेट पीसीएस हैं, जो अन्य परीक्षाएं हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। चलिए आगे देखते हैं। तो भारतीय दंड संहिता 1860 को निरस्त करने के लिए 3 नए विधेयक आपको बता दिया मैंने कि जो भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को निरस्त करने के लिए और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को निरस्त करने के लिए भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को भारत की राष्ट्रपति की सहमति के बाद इन्हें भारत के राजपत्र में 25 दिसंबर 2023 को अधिसूचित किया गया। कब? 25 दिसंबर 2023 को इनको गजट में निकाला गया। तो 20 दिसंबर को लोकसभा से, 21 दिसंबर को राज्यसभा से और 25 दिसंबर को इसको गजट में प्रकाशित किया गया था। कानून में दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स, ईमेल, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशन, साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल, मैसेजेस को कानूनी वैधता दी गई है। तो इस तरीके से इसमें जिन चीजों को अभी तक कानूनी वैधता नहीं थी उनको अब दे दी गई है, जिनमें आपके जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल जो डिवाइस थे या फिर रिकॉर्ड्स हैं, ईमेल, सर्वर लॉग्स जो आदि थे, इनको अब कानूनी वैधता दी गई है, जो एक साक्ष्य के रूप में पुलिस इनको लेके आ सकती है और जिनको कोर्ट में एक कानूनी रूप में माना जाएगा। एफआईआर, केस डायरी से चार्जशीट, तो एफआईआर से केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का जो प्रावधान इस कानून में किया गया है। सर्च और जब्ती के वक्त वीडियोग्राफी को कंपलसरी कर दिया गया है जो केस का हिस्सा होगी और इससे निर्दोष नागरिकों को फंसाया नहीं जा सकेगा। पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चार्जशीट वैध नहीं होगी। तो सर्च और जब्ती जब करनी होगी पुलिस को तो पहले उसको वीडियोग्राफी करनी होगी जो कंपलसरी है और वो केस का हिस्सा होगी और पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चार्जशीट को वैध नहीं माना जाएगा। 3 साल बाद हर साल 33,000 फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट और साइंटिस्ट देश को मिलेंगे। कानून में लक्ष्य रखा गया है कि दोष सिद्धि के प्रमाण को 90% से ऊपर लेकर जाना है। 7 वर्ष या इससे अधिक सजा वाले अपराधों को क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम की विजिट को कंपलसरी किया गया है। इसके माध्यम से पुलिस के पास एक वैज्ञानिक साक्ष्य होगा जिसके बाद कोर्ट में दोषियों के बरी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। एक आमूल चूल परिवर्तन किया गया है देश के आपराधिक कानूनों में इस नए कानूनों के माध्यम से। मोदी सरकार नागरिकों की सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए आजादी के 75 सालों बाद पहली बार 0 एफआईआर को शुरू करने जा रही है। अपराध कहीं भी हुआ हो उसे अपने थाना क्षेत्र के बाहर भी रजिस्टर किया जा सकेगा। पहली बार eFIR का प्रावधान जोड़ा जा रहा है। हर जिले और पुलिस थाने में एक ऐसा पुलिस अधिकारी नामित किया जाएगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार को उसकी गिरफ्तारी के बारे में ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से सूचना देगा। यौन हिंसा के मामले में पीड़ित का बयान कंपलसरी कर दिया गया है और यौन उत्पीड़न के मामले में बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी अब कंपलसरी कर दी गई है। पुलिस को 90 दिनों में शिकायत का स्टेटस और उसके बाद हर 15 दिनों में फरियादी को स्टेटस देना कंपलसरी होगा। पीड़ित को सुने बिना कोई भी सरकार 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का केस वापस नहीं ले सकेगी। इससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी। छोटे मामलों में समरी ट्रायल का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। अब 3 साल तक की सजा वाले अपराध समरी ट्रायल में शामिल हो जाएंगे। इस अकेले प्रावधान से ही सेशन कोर्ट्स में 40% से अधिक केस समाप्त हो जाएंगे। किस माध्यम से? समरी ट्रायल्स के माध्यम से। आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिनों की समय सीमा तय कर दी गई है और परिस्थिति देखकर अदालत आगे 90 दिनों की परमिशन और दे सकेगी। इस प्रकार 180 दिनों के अंदर जांच समाप्त कर ट्रायल के लिए भेज देना होगा। कोर्ट अब आरोपित व्यक्ति को आरोप तय करने का नोटिस 60 दिनों के में देने के लिए बाध्य होंगे। जो कोर्ट्स हैं, बहस पूरी होने के 30 दिनों के अंदर माननीय न्यायाधीश को फैसला देना होगा। इससे सालों तक निर्णय पेंडिंग नहीं रहेगा और फैसला 7 दिनों के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा। सिविल सर्वेंट या पुलिस अधिकारी के विरुद्ध ट्रायल के लिए सरकार को 120 दिनों के अंदर
अनुमति पर फैसला करना होगा, वरना इसे डीम्ड परमिशन माना जाएगा और ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि जो सिविल सर्वेंट हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उनके विरुद्ध ट्रायल करने के लिए पहले सरकार की अनुमति आवश्यक होती थी, तो इसमें सरकार काफी लंबा समय लेती थी। तो अब क्या है कि 120 दिनों के अंदर सरकार को फैसला करना होगा। अगर नहीं करती है तो उसको यह माना जाएगा कि हाँ, एक साइलेंट हम अनुमति दे रहे हैं, डीम्ड परमिशन माना जाएगा उसको, और उसको ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की का ही प्रावधान इसमें लेकर आया गया है। अंतरराज्यीय गिरोह और संगठित अपराधों के विरुद्ध अलग प्रकार की कठोर सजा का नया प्रावधान भी इस कानून में जोड़ा गया है। शादी, रोजगार और पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान के आधार पर यौन संबंध बनाने को पहली बार अपराध की श्रेणी में लाया गया है। गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह के जो जितने भी जो आपके अपराध थे, इनको पहले अपराध की श्रेणी में नहीं लाया गया था, तो अब इनको एक कानूनी वैधता दे दी गई है कि अब जो शादी, रोजगार, जो झूठे वादे हैं या गलत पहचान के आधार पर यौन संबंध जो बनाते हैं, इन सबको अपराध की श्रेणी में लाया गया है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के साथ अपराध के मामले में मृत्युदंड का भी प्रावधान रखा गया है। मॉब लिंचिंग के लिए 7 साल, आजीवन कारावास और मृत्युदंड तीनों के प्रावधान रखे गए हैं। मोबाइल फोन या महिलाओं की चेन स्नेचिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब इसके लिए भी यह कानून में प्रावधान रखा गया है। हमेशा के लिए अपंगता आने या ब्रेन डेड होने की स्थिति में 10 साल या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। बच्चों के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए सजा को 7 साल से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। अनेक अपराधों में जुर्माने की राशि को भी बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। सजा माफी को राजनीतिक फायदे के लिए उपयोग करने के कई मामले हम लोग देखते हुए आ रहे थे। अब मृत्युदंड को आजीवन कारावास में और आजीवन कारावास को कम से कम 7 साल की सजा और 7 साल के कारावास को कम से कम 3 साल तक की सजा में ही बदला जा सकेगा और किसी भी गुनहगार को नहीं छोड़ा जाएगा। मोदी सरकार राजद्रोह को पूरी तरह से समाप्त करने जा रही है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और यहाँ पर सभी को बोलने का अधिकार है। यानी कि अब राजद्रोह शब्द सरकार द्वारा खत्म कर दिया गया है और इस कानून को भी सरकार ने समाप्त कर दिया है। पहले आतंकवाद की कोई व्याख्या नहीं थी, अब सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववाद, भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने जैसे अपराधों की पहली बार इस कानून में व्याख्या की गई है। अभी तक आतंकवाद की कोई परिभाषा नहीं थी, या फिर सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववाद या भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को जो चुनौती देते थे, इस तरह के अपराधों की कोई व्याख्या नहीं की गई थी संविधान में या कानून में। तो अब इसकी व्याख्या कर दी गई है। अनुपस्थिति में ट्रायल, तो अनुपस्थिति में ट्रायल के बारे में एक ऐतिहासिक सरकार ने फैसला किया है। सेशंस कोर्ट के जज द्वारा भगोड़ा घोषित किए गए व्यक्ति की अनुपस्थिति में ट्रायल होगा और उसे सजा भी सुनाई जाएगी, चाहे वो दुनिया में कहीं भी छिपा हो। उसे सजा के खिलाफ अपील करने के लिए भारतीय कानून और अदालत की शरण में आना होगा। कानून में कुल 313 बदलाव किए गए हैं, जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक आमूलचूल परिवर्तन लाएंगे और किसी को भी अधिकतम 3 वर्षों में यहां पर न्याय मिल सकेगा। इस कानून में महिलाओं और बच्चों का विशेष ध्यान रखा गया है। अपराधियों को सजा मिले यह सुनिश्चित किया गया है और पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर सके, ऐसे प्रावधान भी कानून में किए गए हैं। एक तरफ राजद्रोह जैसे कानूनों को निरस्त किया गया है और दूसरी ओर धोखा देकर महिलाओं का शोषण करने और मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराधों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है और संगठित अपराधों और आतंकवाद पर नकेल कसने का काम भी यहाँ पर सरकार के द्वारा किया गया है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। जो तीनों कानून है आपके, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो किस प्रकार से जो भारत में आपराधिक कानून थे, इनमें एक आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। राजद्रोह जैसे कानून को समाप्त कर दिया गया है। महिलाओं और जो बच्चियां हैं उनका विशेष ध्यान रखा गया है और जो धोखा देकर महिलाओं का शोषण करते थे या मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध थे या फिर जो संगठित अपराध और आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए लगभग 313 बदलाव सरकार के द्वारा जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट था, इनमें परिवर्तन किया गया और इनका नाम भी परिवर्तित कर दिया गया है। तो आप लोग लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा और इसके अलावा इसकी पीडीएफ के लिए और डेली पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को आप लोग फॉलो कीजिए। साथ ही साथ जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर भी आपको डेली पीडीएफ मिल जाएंगी। और इसी के साथ साथ
जो लोग इस डाटा को टेक्स्ट फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो वो लोग जीके सरकारी की वेबसाइट है, तो वहां पर आप लोग रेगुलर विजिट करते रहिएगा। और साथ ही साथ आप हमको ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं जीके सरकारी का। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स अगर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।